अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर शफ़क़ सलीमी और आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसा केस जो हमारी इमरजेंसी में आया था, उसको डिस्कस करते हैं हम। उसमें था अ 55 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड इन द ER विद अ सडन ऑनसेट ऑफ अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस विद 4 to 6 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग एंड ऑन एग्जामिनेशन पिन पॉइंट पीपल थे। और GCS उसका 8/15 था। GCS वॉज 8/15 एंड वाइफ गेव द हिस्ट्री ऑफ some samosa eating from a local shop, and on returning home patient complained of sharp throbbing headache and suddenly become unconscious. On vital examination his BP was 220/130 and an emergency CT was advised. What's your diagnosis? Basically यहाँ पर हमारे पास की पॉइंट आ गए चार. One is a 55-year-old male, which is a known case of hypertension. Number two हमारे पास आ गया is an altered state of consciousness, and that ASOC is a sudden one. And number three one is that vomiting 4 to 5 episode. And ये हो गया हमारे पास तीन क्लू. चौथा क्लू हमारे पास है कि like BP वॉज 220/130. पांचवा क्लू हमारे पास है प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड थे. छठा क्लू दैट माइट बी हेल्पफुल और दैट माइट नॉट बी हेल्पफुल इज समोसा ईटिंग हिस्ट्री. और सातवां क्लू हमारे पास ये है कि थ्रोबिंग पेन थी हेड में. एंड नाउ दिस इज अ CT ऑफ द 55-year-old male. In that CT you can see that different slides. You should start the CT reading from the first slide. Now if you can see or not see, but I hope you will see it here. इन द मिडल ऑफ ब्रेन स्टेम, इन द ब्रेन स्टेम, हम जिस सीटी में जिस पार्ट को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, लाइक यहाँ से स्लाइड शुरू होती है और ये ब्रेन स्टेम से शुरू होता है. फिर अगली स्लाइड्स में हम लोग सेरिब्रम और जो है वो ब्रेन के मेन मैट्रिक्स की तरफ या मेन सब्सटेंस की तरफ मूव करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली ग्रे कलर का होता है, बट हेयर इट्स अ वाइट वन इन कंपोजिशन. लाइक उसके अंदर एक सर्कल सा वाइट कलर में कंपोजिशन में आ रहा है. ठीक है, सो व्हाट्स दिस? हमेशा सिटी पर जो वाइट कलर का आएगा दैट विल बी द ब्लीड, एंड दिस इज इंट्रासेरिब्रल ब्लीड. लाइक ये क्रेनियम में नहीं है, ये ब्रेन के अंदर है. और ब्रेन के अंदर भी कहाँ पर? ब्रेन के अंदर भी ब्रेन स्टेम के पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है. और ब्रेन स्टेम में भी किस पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है? इट्स स्पेसिफिकली द पॉन्स. नाउ वी हैव two types of intracerebral hemorrhage. Intracerebral hemorrhages. One is non-traumatic. Non-traumatic is due to the hypertension. ठीक है, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है. हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, एक्लेम्शिया की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव ब्लड फ्लो की वजह से हो सकता है, लाइक जो है वो आपके पास AVM मॉलफॉर्मेशंस की वजह से हो सकता है जिसमें एनोरिज्म्स आ सकते हैं. उसके अलावा जो है वो आपके पास कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, हेमाटोमेसिस होती है, अल्टर्ड हेमाटोमेसिस, लाइक एंटीकोगुलेशन प्रोफाइल उस पेशेंट की डिस्टर्ब है. तो बेसिकली हाइपरटेंशन में हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा प्रेगनेंसी में एक्लेम्शिया में हो सकता है. ठीक है, और उसके अलावा आपके पास हाइपरटेंशन, एक्लेम्शिया और उसके अलावा आपके पास AVM मालफॉर्मेशंस में हो सकता है. हाइपरटेंशन की वजह से जो है एनोरिज्म्स बन सकते हैं, उनकी वजह से हो सकता है. ठीक है, ये होगी नॉन ट्रॉमेटिक इंट्राक्रैनियल हेमरेज. जो ट्रॉमेटिक होते हैं वो किसी भी ब्लंट इंजरी की वजह से हो सकते हैं, शार्प इंजरी की वजह से हो सकते हैं. Now moving on to the next thing is we have to understand कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन किन चीज़ों में है. ये बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो हमारे पास जो है ना ब्रेन की कुछ आर्टरीज़ होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो आर्टरीज़ हैं वो पोंटाइन आर्टरीज़ होंगी. बेसिकली यहाँ पर जो है वो मैंने सर्कल ऑफ विलिस ड्रॉ किया है. यू हैव टू सी दैट आपके पास जो है ना वो बेजिलर आर्टरी होती है जो नीचे से आ रही होती है. ठीक है, और जो है वो इंटरनल करोटिड आर्टरी, ठीक है, जो उसकी आगे से जो है ना वो ब्रांच होती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी. और जो बेसिलर आर्टरी है वो भी आगे कंट्रीब्यूट कर रही होती है टू द सर्कल ऑफ विलिस, और जो इंटरनल करोटिड आर्टरी है वो भी आगे से कंट्रीब्यूट कर रही होती है टू द सर्कल ऑफ विलिस. सो आई वाज ऑन के आपके पास सर्कल ऑफ विलिस होता है. सर्कल ऑफ विलिस में डिफरेंट आपके पास आर्टरीज होती हैं. पीछे से आपके पास जो है वो बेसिलर आर्टरी आती है, आगे से आपके पास इंटरनल करोटिड आर्टरी आती है, उसकी आगे से ब्रांच होती है MCA, पीछे से PC होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी. बेसिलर आर्टरी जो है वो आगे से पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी देती है, आगे से मिडिल सेरिब्रल आर्टरी आती है. और जो है ना यहाँ से पोंटाइन आर्टरीज निकलती हैं. लाइक अगर यहाँ पर किसी आर्टरी का हेमरेज हो जाएगा तो पोंटाइन हेमरेज हो जाएगा. यहाँ पर लेंटिकुलर स्ट्राइएट आर्टरीज अगर निकलती हैं MCA से और वो जो है वो उनका हेमरेज हो जाएगा तो उनकी वजह से क्या होगा? उनकी वजह से भी जो है ना वो थैलेमस का फंक्शन इफेक्ट होगा. ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन जो है ना ये आपके पास जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है ना उसमें लेंटिकुलर स्ट्राइट आर्टरीज बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं. बट हेयर जो हमारा टॉपिक बन रहा है वो है पोंटाइन आर्टरीज का. हमारा टॉपिक बन रहा है पोंटाइन हेमरेज, या हमारा टॉपिक बन रहा है ब्रेन स्टेम हेमरेज. ठीक है, तो आगे चलते हैं. इसी के साथ हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है एज.
ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास आ गया कि हमने बता दिया कि 55 ईयर ओल्ड मेल था, उसको जो है वो सडन ऑनसेट ऑफ अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस था, 4 to 5 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग थे, पिन पॉइंट पीपल थे, ठीक है। और जो है ना वो हमारे पास इमरजेंसी में लैंड किया ऑन द बीपी ऑफ 220/130, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो एज का देख लेते हैं कि एज कि कब हम लोगों ने ये सोचना है कि इस बंदे को जो है वो हेमरेज हो सकता है, ठीक है, कि नॉन हाइपरटेंसिव है, और कब हमने सोचना है कि इसको ये इसकी अल्टर्ड स्टेट क्यों गया है, कब सोचना है कि हेमरेज हो सकता है, जब उसकी एज जो है वो 55 ईयर्स से 55 ईयर या 55 ईयर से अबव होगी, ठीक है। तो तब हमने सोचना भाई ये इसको हेमरेज हो सकता है। और हेमरेज की कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? हाइपरटेंशन हो सकती है, एवीएम मालफॉर्मेशन हो सकती है, प्री क्लैम्पशिया हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हाइलेनॉइड आर्टीरियोपैथी विद इन द एज के साथ हो सकती है, ठीक है। और जो है ना वो हमारे पास हाइपरटेंशन की वजह से जो है ना वो एनोरिज्म्स भी बन सकते हैं जो बाद में रप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस यूजुअली ड्यूरिंग डे टाइम एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है। और आपके पास लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ज़रूर 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 डिरेंज होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक, अब इसमें हमारे केस में भी हेडेक थी, सीजर्स, ठीक है, सीजर्स हो सकता है पढ़े हो लेकिन फैमिली ने नोटिस ना किए हो, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, कुछ लोग होते हैं उनको फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाता है जिसमें जो है वो उनकी विजन चली जाती है, या फिर उनको जो है ना वो एक साइड का हेमीपरेसिस हो जाता है, बट यहाँ पर जो है ना पूरा का पूरा अल्टर्ड स्टेट में गया है वो बंदा, ठीक है। लुबार हेमरेज ड्यू टू द साइबल अमोलॉइड, कट इट आउट, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ट्रॉमा, इलिसिट ड्रग, लाइक हम लोग दो चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, ट्रॉमा तो नहीं था बिकॉज नो प्रिसीडिंग हिस्ट्री ऑफ आरटीए, ठीक है। उसके बाद हम लोग उनके दो डिफरेंशियल रह जाते थे, एक था हाइपरटेंशन की वजह से और दूसरा था कोई ड्रग तो नहीं, कोई समोसे के अंदर वो ड्रग तो नहीं डाल के देती, बट देन व्हेन वी सी द सिटी तो वो हमारा जो है ड्रग ओवरडोज का डिफरेंशियल रूल आउट हो गया। उसके अलावा हाइपरटेंशन, फीवर और कार्डियक अरिथमियाज इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। कार्डियक अरिथमियाज क्यों कॉमन होते हैं? बिकॉज जो हमारे हार्ट के जितने भी फंक्शन होते हैं वो ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रही होती है, और जब ब्रेन स्टेम ही जो है ना वो इरेगुलर इल फंक्शन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट जो है ना वो सही तरह से रिदम में बीट नहीं कर पाएगा। नकल रिजिडिटी भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है इन लोगों में, ठीक है। उसके बाद हेमरेजेस हो सकते हैं, सब हाइलोनॉइड जो हम लोग नहीं देख सकते एग्जामिनेशन पे, ठीक है। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस था, एनाइसोकोरिया। अब बेसिकली ना हमारे फिजिशियन यहाँ पर इतनी गौर से नहीं देखते पेशेंट को, तो जब हम लोग देख रहे होते हैं इमरजेंसी में टॉर्च डाल रहे होते हैं, तो जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते कि कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल है, डायलेटेड पीपल है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल है, डायलेटेड पीपल है, तो हम लोग एक ही तरफ लाइट डाल के चेक कर लेते हैं, तो वी से दैट दीज आर कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल। तो बेसिकली उसमें होता क्या, एनाइसोकोरिया होता है। एनाइसोकोरिया में क्या होता है कि भाई एक पीपल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा लाइट को, एक पीपल और दूसरे पीपल का साइज मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। उसके बाद आपके पास जो होता है ना वो आपके पास आ जाता है, इसमें उसने ना फंक्शंस बता दिए कि थैलेमस अगर डैमेज होगा तो क्या होगा, आपके पास लोबार पार्ट डैमेज होगा तो क्या होगा, कॉर्डेट पार्ट डैमेज होगा तो क्या होगा, बट आई विल टॉक अबाउट ब्रेन स्टेम ओनली। ब्रेन स्टेम में क्या होगा, सो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रेन स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ब्रेन स्टेम डिस्टर्ब होगी तो क्वाड्रिप्लेजिया होगा, लाइक उसकी चारों की चारों लिम्स काम नहीं करेंगी, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आएगी। नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास क्या आएगा, नंबर 4 हमारे पास ये आएगा कि ऑटोनॉमिक इरेगुलरिटीज़ आएंगी। ऑटोनॉमिक इरेगुलरिटीज़ में हमारे पास एक तो हार्ट का मसला आ जाता है, दूसरा हमारे पास इरेगुलर ब्रीथिंग आ जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने नोट करना होता है। तो ये मैं इसके ऊपर इसलिए फोकस कर रही हूँ बिकॉज हमारा हेमरेज जो था वो पॉन्स या मिड ब्रेन या फिर जो है वो ब्रेन स्टेम में था। आगे चलते हैं, आगे जो है वो आपके पास कॉजेज़ उसने बता दिए दोबारा, हाइपरटेंशन हो सकता है, एट्रियोवीनस मैलफॉर्मेशन हो सकता है, एनोरिज्म रप्चर हो सकता है, सेरिब्रल अमालॉइड एंजियोपैथी हो सकती है, कोई नियोप्लाज्म हो सकता है, कोई कोएगुलोपैथी हो सकती है, हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इस्केमिक इन्फार्क्ट, लाइक इस्केमिक इन्फार्क्ट था पहले और अब जो है वो इन्फार्क्ट जो है ना वो हेमरेजिक हो गया। तो आपके पास ये सारी चीज़ें एक उसके डिफरेंशियल्स में आ जाती हैं। ये भी आ जाता है कि सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, इक्लेम्शिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वस्कुलाइटिस। बहुत से वस्कुलाइटिस भी इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक एसएलई के अंदर भी कुछ औरतें इस तरह प्रेजेंट कर रही हैं। उसके अलावा जो है ना इस तरह के वस्कुलाइटिस लाइक जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अल्टर्ड स्टेट, एकदम बंदा अल्टर्ड स्टेट में जाता है और वो इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूनेटल इंट्रावेंट, अगर आप बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो है वो न्यूनेट जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है न्यूनेटल इंट्रावेंट्रिकल हेमरेज, और उसमें भी यही होता है कि बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद जो है ना वो प्रीमेच्योर था और वो अल्टर्ड स्टेट में गया और वो बाद में समझ ही नहीं आई, ठीक है। और सिकल सेल डिजीज़ में भी होता है और मायोमाज में भी होता है, ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज़, ठीक है। उसके बाद कहता है भाई आप लैब कौन कौन सी कराओगे, लैब में आप सीबीसी कराओगे,
सीबीसी में आप देख लोगे कि भाई आपने अब ये सारी चीज़ें रूल आउट करनी है कि वस्कुलाइटिस था, ये इन्फेक्शन था, ये क्या था। ठीक है, तो आपने देख लिया कंप्लीट ब्लड काउंट देख लिया कि आपने देख लिया कि उसको कोई थ्रोम्बोटिक रिस्क तो नहीं था, लाइक उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं था, वो सीबीसी में आप देख सकते हो। पीटीए पीटीटी उसमें भी आप कोगुलोपैथी के बारे में देख सकते हो। ठीक है, सीरम केमिस्ट्रीज में इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोलैरिटी, लाइक अगर कोई मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट है जैसे हाइपोनेट्रीमिया है, लाइक हाइपोनेट्रीमिया इनके अंदर भी ब्रेन एडीमा होता है और उसकी वजह से भी बंदा जो है ना वो अल्टर्ड स्टेट में चला जाता है, तो हम लोग सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या करा लिया, सीबीसी करा लिया, पीटीए पीटीटी के करा लिया, उसके अलावा सीरम केमिस्ट्रीज में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करा लिए और जो है ना वो ऑस्मोलैरिटी को देख लिया। टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन के लिए हम लोगों ने देख लिया लाइक उसने कोई अल्कोहल तो नहीं दी या फिर एक्सोजेनस टॉक्सिन तो नहीं लिए। ठीक है, जो इंट्रासेलुलर हेमरेज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में देख लिया। उसके बाद लैब में हम लोगों ने ये सब कुछ करा लिया। ठीक है, उसके अलावा वेस्कुलाइटिस की जो इटियोलॉजीज होती हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक टेस्टिंग होती है। लाइक उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप सस्पेक्ट क्या कर रहे हो या आपके पास डायग्नोसिस क्या है, उसके साथ आगे आपने चलना है। तो ये एक सिटी था, ये मुझे मेडस्केप से मिला, तो उसमें ये था कि ये मल्टीफोकल हेमरेजेस एंड फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। तो जो हमारा हेमरेज था दैट वाज इन द ब्रेन स्टेम। ठीक है, और पेशेंट विद माइल्ड ब्लंट हेड ट्रॉमा एंड प्री इंजरी कोगुलेंट्स आर एंटीप्लेटलेट यूज। लाइक अगर कोई बंदा है वो हेड ट्रॉमा के साथ आया आपके पास एंड ही इज ऑल्सो हार्ट पेशेंट, यू आर प्रिस्क्राइबिंग द एंटीप्लेटलेट ड्रग्स और क्लोपिडोग्रिल, देन ही इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो हम लोग लंबर पंक्चर कर सकते हैं। लंबर पंक्चर पे हमारे पास क्या आएगा, लंबर पंक्चर पे हमारे पास जेंथोक्रोमिया आएगा। ठीक है, जेंथोक्रोमिया इज अ कलर्ड फ्लूइड दैट वी एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग द एलपी। ठीक है, उसके अलावा ये दो चीज़ें हैं, ये हम लोग इतना नहीं करते, लाइक ये आगे जो हम लोग इमरजेंसी मेजर्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आप जो है मेडिसिन में क्या करेंगे। मेडिसिन में आप जो है वो ईटीटी पास करेंगे। लाइक आपको लग रहा है कि ही इज़ नॉट मेंटेनिंग द सैट्स, देन यू हैव टू पास द ईटीटी। ठीक है, और अगर उसकी लाइक आपको लग रहा है कि पुअर कॉन्शियसनेस है और पुअर वेंटिलेशन है, देन यू हैव टू शिफ्ट द पेशेंट ऑन द वेंट। ठीक है, अच्छा, इन पेशेंट्स में जो हमारे पास मेन कॉमन चीज़ होती है ना, वो हमारे पास होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करना। अब सबसे पहली बात तो हम लोगों को यही नहीं पता होता कि मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या है, तो हमने मेंटेन ही क्या करना है। मीन आर्टीरियल प्रेशर इज़ बेसिकली 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लाइक 2 इंटू डायस्टोलिक, 2 को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर ऐड कर दोगे अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिवाइड कर दोगे 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ना वो हमारा 87 है। ठीक है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 120 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डायस्टोलिक को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके अंदर जो है वो सिस्टोलिक ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। तो अब जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर क्या बन गया, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 98 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बन गया। अब बेसिकली ये वो प्रेशर है जिस प्रेशर के साथ आपके क्रेनियम या आपके ब्रेन को ब्लड जा रहा है। ठीक है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग अगर आपके पास एक पेशेंट 220/130 के साथ आए, तो 220/130 का क्या मतलब है, 220/120 या 130 का मतलब ये है कि उसका ब्लड प्रेशर का डिफरेंस जो है वो 90 to 100 बनता है। ठीक है, 90 to 100 बनता है। ठीक है, अब वो कहता है कॉशियसली लोअर द ब्लड प्रेशर टू अ मीन आर्टीरियल प्रेशर लेस देन 130 बट अवॉइड एक्सेसिव हाइपोटेंशन। कहता है कि एकदम आपने हाइपोटेंशन में नहीं लेके जाना पेशेंट को। लाइक अगर वो पेशेंट 220/130 के साथ आया तो आप उसको जो है ना वो एकदम 130/60 कर दो, नहीं, ये इस तरह कभी भी नहीं करना। इस तरह क्यों नहीं करना, बिकॉज जो ब्रेन को सप्लाई जा रहा है, ब्रेन का कैपिलरी प्रेशर है, ब्रेन का मीन आर्टीरियल प्रेशर है, ब्रेन को जिस प्रेशर के साथ ब्लड मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। दैट रिजल्ट इन मोर डैमेज टू द ब्रेन, मोर इस्कीमिया टू द ब्रेन एंड ब्रेन बिकम मोर प्रोन टू द डैमेज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। तो इसीलिए हम लोगों को एकदम अपनी अप्रोच बहुत ज़्यादा विगरस नहीं रखनी चाहिए। वी हैव टू प्रोसीड स्लोली एंड स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो उसमें यह है कि आप के बाद क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेजेंटिंग विद स्पॉन्टेनियस इंट्रासेरेब्रल हेमरेज इज इंपॉर्टेंट एज इट मे कॉज हीमाटोमा एनलार्जमेंट लीड टू द बेटर न्यूरोलॉजिकल आउटकम। लाइक अगर आप बीपी को एक लेवल पे मेंटेन, अगर आप बीपी 220/130 आ गया ना, तो इन सेंस कि आपने बीपी को 160 से 170 और नीचे वाले बीपी को आपने जो है वो 100 तक रखना है। लाइक आपके बीपीज़ में जो है ना वो डिफरेंस होना चाहिए, तो 160 170 तक भी आप रख लेते हैं, तो दैट विल बी द गुड रेंज। ठीक है, उसके बाद है कि आपने सीटी करा लिया, इंट्यूबेट कर दिया, वेंटिलेट कर दिया पेशेंट को, उसके बाद उसको जो है ना वो आपने नॉर्मल हाइपोटोनिक फ्लूइड्स नहीं देने। अब इसका क्या मतलब होता है कि हाइपोटोनिक फ्लूइड्स नहीं देने,
बेसिकली हाइपोटोनिक फ्लूइड्स जो होते हैं ना वो एडीमा कॉज करते हैं बॉडी में भी, और इसीलिए तो हम रिससिटेशन के लिए ऐसे फ्लूइड्स को सिलेक्ट करते हैं जो वेसल्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल सलाइन है, आइसोटोनिक है, ड्रिंगर लैक्टेट है, आइसोटोनिक है, ठीक है। ये होते हैं हम लोग जब कोई डिहाइड्रेशन के साथ आता है। लेकिन जब भी कोई ब्रेन इंजरी के साथ आता है, यू हैव टू सी द प्रोटोकॉल्स कि हम उसको मैनिटोल लेते हैं। मैनिटोल क्या होता है? मैनिटोल इज़ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक इज़ बेसिकली जहाँ पर सल्यूट ज़्यादा होगा फ्लूइड वहीं को फॉलो करेगा। तो हम लोग वेसल्स के अंदर हाइपरटोनिक फ्लूइड भेजते हैं ताकि जो बाहर वाला एडीमा है ब्रेन का वो सबसाइड कर जाए, ठीक है। जो हेमरेज के साथ एडीमा हुआ है वो कैसे सबसाइड करेगा? वो इस तरह सबसाइड करेगा कि मैनिटोल देंगे और मैनिटोल के साथ जो है ना वो फ्लूइड फॉलो करेगा मैनिटोल को। हाइपरथर्मिया नहीं हमने करना। आइडेंटिफाइबल कोगुलोपैथी, लाइक अगर आपको कोई पीटीए पीटीटी के का या फिर आपको कोई ऐसा मसला पता चल गया है लाइक लिवर डिजीज़ की वजह से उसके अंदर डेफिशिएंसी है, तो आप उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ करेंगे प्रोटामिन या हेपरिन की वजह से, तो प्रोटामिन सल्फेट वगैरह देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आगे मेडिकल केयर में। हम लोगों ने देख लिया कि उसके बाद जो है वो हमारे पास आगे आ जाता है कि हम लोगों ने सर्जिकल केयर में क्या करना है। सर्जिकल में यही है कि हम लोगों ने सर्जिकल केयर करनी है। सर्जिकल केयर में हम लोगों ने न्यूरोलॉजिकल मैनेजमेंट तब करनी है जब जो है वो इंटरसेरेब्रल वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 10 ml, और साइज का ग्रेटर देन जो है ना वो 3 सेंटीमीटर होगा, तब हम लोगों ने सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना है। अदरवाइज हम लोगों ने सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। इसके साथ ही ये सर्जरी की बात होगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि आपके पास इसी के साथ जो है मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट बहुत कम सर्वाइव कर सकते हैं, बट एज अ फिजिशियन, as a treating physician, as a treating medical personnel in the emergency, we have to rule out कि if a person goes to the sudden onset of unconsciousness with the multiple episode of vomiting, pinpoint pupil and hypertension of about 220 by 130, what could be the reason? What could be the differentials? What could be our history points? What could be on the examination? And what could be the investigation? And what could be the treatment plan? Either we have to put the patient with us or we have to refer it to the specialities. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।